नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुनि विक्रांत शर्मा। हाँ, ऑफलाइन वालों का भी स्वागत है, ऑनलाइन वालों का भी स्वागत है, सभी का स्वागत है भाई। मैं मुनि विक्रांत शर्मा। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में हमने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, आज उसी से आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट बताए थे, कुछ संकल्पनाएं बताई थी आपको, जैसे महाविस्फोट संकल्पना, साम्यवादी संकल्पना, दोलन संकल्पना, और विबज्योर पर लाकर आपको छोड़ा था डॉपलर इफेक्ट बता के। उसमें आपको बताया था कि जब तारे हमारे समीप आ रहे होते हैं तो उनका कलर किस स्पेक्ट्रम में चेंज होता है, नीले किनारे की तरफ विबज्योर में, और जब हमसे दूर जा रहे होते हैं तो लाल वाले किनारे की तरफ उनका कलर चेंज होता चलता है। ये स्पेक्ट्रम आपको हमने कल बताया था लास्ट क्लास में अपनी। आज हम बात करेंगे उससे आगे। दोस्तों ये बताओ कि आकाशगंगा क्या है? ये कौन है आकाशगंगा, जानते हैं इसे? आकाशगंगा आपके हिसाब से पूरा ब्रह्मांड नहीं। हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, जिसमें हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? जो हमारी आकाशगंगा है, हमारा घर है, उसका नाम है आकाशगंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मंदाकिनी या निहारिकाएं। मंदाकिनी और निहारिकाएं, ऐसे समझिए कि पूरे आकाश में असंख्यों मंदाकिनी और निहारिकाएं हैं। उसमें से जो हमारी वाली मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। और सरल कर देते हैं, ऐसे समझिए कि पूरे शहर में आप रह रहे हैं, असंख्यों मकान हैं, उसमें आप जिस मकान में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? आकाश विला, आकाशगंगा विला। समझ में आए? तो मंदाकिनियां क्या होती हैं? तारों का ऐसा समूह या पुंज जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी या गैलेक्सी। लिख सकते हैं, इसे लिखना है, लिखते चलिए आप लोग भी। तारों का वो धुंधला समूह या पुंज जो आसमान में हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी या मंदाकिनी या निहारिका। तो संपूर्ण ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सी से बना हुआ है। उसमें हमारी कौन सी है? आकाशगंगा या मिल्की वे या ऐरावत पथ, तीनों ही नाम है उसके। और आपसे पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी कौन सी है, तो दोस्तों नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है ड्वार्फ, DWARF। जो ड्वार्फ गैलेक्सी है ये अभी तक की क्या है? नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है। तो अब आपसे कहेंगे हम आगे, गैलेक्सी कितनी तरह की होती है? मकान जो बनाए जाते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बंगलो होते हैं, कुछ टूर्नामेंट होते हैं ना, ऐसे ही गैलेक्सी भी अलग अलग तरह की होती है। तो जो गैलेक्सी होती है वो होती है 3 तरह की। कौन कौन सी? इसमें सबसे पहली जो होती है वो होती है वृत्ताकार निहारिका या सर्कुलर गैलेक्सी, जिसे आप कह सकते हैं। कौन सी? वृत्ताकार निहारिका। जिसकी आरचना किस प्रकार की है? वृत्त के समान। ये कौन सी निहारिका है? ये है वृत्ताकार निहारिका। इसमें क्या होता है? इसके केंद्र में तारों और ग्रहों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसके केंद्र में तारों और ग्रहों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसे बना लीजिएगा, जिसे बनाना हो, जिसे ना बनाना हो वो प्रिंटेड में ढूंढिएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन किसी को चाहिए हो तो पीडीएफ बता सकता है, वरना हमारी क्लास से अगर वो लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। बना लिया? चलिए, तो वृत्ताकार निहारिका, इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा तारों और ग्रहों की संख्या कहाँ होती है? केंद्र में। अब एक और तरह की निहारिका, दूसरी तरह की, वो कौन सी है? इसे बोलते हैं सर्पिलाकार निहारिका या स्पाइरल गैलेक्सी। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइरल गैलेक्सी, जिसमें क्या होता है?
बाहों जैसी संरचनाएं निकली होती हैं इसमें। बीच में केंद्र होता है। इस केंद्र में ही सर्वाधिक तारे और ग्रह होते हैं। और जो इसकी जो भुजाएं बनी हुई हैं, ये भुजाएं भी तारों और ग्रहों की ही बनी से मिलकर बनती हैं। ठीक है, मध्य में केंद्र, भुजाएं आप देख रहे हैं। इसमें ये बीच में जो बनाया है ये क्या है? ये है हमारा सौरमंडल। क्या है? हमारा सौरमंडल कहाँ है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की निहारिका है हमारी आकाशगंगा, तो आंसर आपका क्या होगा? स्पाइरल गैलेक्सी। हमारा सौरमंडल का है एक भुजा की बाह में। तो हमारी पूरी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा, मिल्की वे, ऐरावत पथ। जिस भुजा में ये हमारा सौरमंडल है, इस आर्म को कहते हैं ओरियन आर्म। क्या कहते हैं? ओरियन आर्म। ठीक है, जब हम पृथ्वी से अपनी आकाशगंगा की ओर देखते हैं टेलीस्कोप वगैरह किसी से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगी। तो आप लोग भी, तो जब हम पृथ्वी से अपनी आकाशगंगा की ओर देखते हैं तो हमको बीच में एक ये भुजा दिखाई देती है कि आर्म दिखाई देती है। इस आर्म का क्या नाम है? इस आर्म का नाम है सैजिटेरियस करीना। सैजिटेरियस करीना आर्म। ये आपको लिखवाने को तो फैक्ट में भी लिखवा सकते हैं, लेकिन दिखा इसलिए रहे कम से कम दिमाग में कुछ जाए, क्योंकि अधिकारी बनने की भी इच्छा होगी आप में से कुछ लोगों की। जिनको अधिकारी नहीं बनना होगा वो इनके नोट्स केवल कॉपी तक रह जाएंगे, जिनको अधिकारी बनना होगा उनके माइंड पे जाएंगे। तो हम अपनी तरफ से सारे काम पूरे कर दे रहे हैं ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो आर्म दिखाई देती है आकाशगंगा और पृथ्वी के बीच में, कौन सी है? सैजिटेरियस करीना। और हमारी आकाश गंगा के विपरीत दिशा में एक भुजा दिखाई है आपको दे रही है, ये कौन सी है? इसका नाम है पर्सियस आर्म। पर्सियस आर्म। ये बना लीजिए, जैसे बनाना है आपसे से। लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे रटना है वो कहीं से भी रट लेगा, लेकिन उससे भला नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएगी। इन चीजों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ठीक है ना? बना लिया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी जो निहारिका है वो है अनिश्चित आकार वाली निहारिका, इन्फिनिट शेप जिसकी होती है। तो ये क्या होती है भाई? वो भी देख ही लो, फिर कहोगे सबने नहीं दिखाया। ये क्या है? ये है अनिश्चित आकार वाली निहारिका है। इनके भी केंद्र में अधिक तारे होते हैं। इनका अभी क्योंकि आकार अनिश्चित है तो केंद्र आप ढूंढ नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक है ना? तो अनिश्चित आकार वाली जो निहारिकाएं हैं, वास्तव में ये कहा जाता है कि ये निहारिकाएं अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, अभी इनका विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये बड़ी नहीं हुई है, अभी ये बच्ची हैं, छोटी हैं। जब ये बड़ी हो जाएंगी तो ये कोई और रूप धारण कर लेंगी। होता है ना, आपका भी, ये सबका ऐसे ही होता है ना। बचपन में आप कुछ और लगते होंगे, अब आप कुछ और लगते हैं। धूप वगैरह में घूम घूम के कुछ को भैरव बाबा बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। वास्तव में ठीक है, अब बात आती है हमारी निहारिका जो है, जो हमारा सौरमंडल है, वो हमारी आकाश गंगा के केंद्र से कितनी दूरी पर है? वो है 30,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर हमारा सौरमंडल हमारी आकाश गंगा के केंद्र से स्थित है। लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर
सैजिटेरियस, कैरिना आर्म या पल्सियस आर्म या ओरियन आर्म, इन तीनों भुजाओं की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, इन तीनों भुजाओं की खोज की थी W. मॉर्गन ने। W. मॉर्गन। यहां तक कोई समस्या, कोई कष्ट, तकलीफ, कुछ डाइजेस्ट ना हो रहा है अभी तक? चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, तारे का जन्म, बर्थ ऑफ स्टार। क्या जानते हैं आप लोग इनका जन्म भी होता है, इनका जीवन भी होता है हम लोगों की तरह, ये मरते भी है। तो पूरे जीवन काल में लगभग बताते हैं, चलिए पूरे जीवन काल में जो तारे हैं उनका लाइफ लगभग एक सा होता है। इनमें फर्क कब आता है? जब इनकी मृत्यु होती है। चलो बात करेंगे अभी इस पर भी। पहले हेडिंग करो, तारे का जन्म। अब जो बता रहे हैं वो समझने की, सुनने की कोशिश करो कि ब्रह्मांड में बहुत अधिक काला पदार्थ पाया जाता है। जो ऊपर आप देखते हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत अधिक काला पदार्थ या ब्लैक मैटर पाया जाता है। ये ब्लैक मैटर बनता किसका है? ये ब्लैक मैटर बनता है ब्रह्मांड में जो धूल होती है, जो हाइड्रोजन गैस है, तथा जो चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उनसे मिलकर क्या होता है? ये काला पदार्थ बनता है। और ये काला पदार्थ, ब्लैक मैटर, ब्रह्मांड में इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है। जब कभी भी किसी एक स्थान पर धीरे धीरे यह पदार्थ एकत्रित होता है या इकट्ठा होता है, तो पदार्थ के इस समूह को कहा जाता है नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नेबुला में ही तारों का जन्म होता है। नेबुला में ही तारों का जन्म होता है और इसीलिए इस नेबुला को तारों का प्रसूति गृह भी कहा जाता है। अब होता कैसे है? जब कभी भी नेबुला के अंदर किसी एक स्थान पर 1000 हाइड्रोजन परमाणु, कितना? 1000 हाइड्रोजन परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक हो जाते हैं इकट्ठे, तो क्या होता है? इनमें नाभिकीय संलयन होने लगता है, फिजन होने लगता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इनमें होने लगता है। ये अपनी ये आकर्षण शक्ति से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? फ्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संकोचन के कारण दबाव उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है और तारों का जन्म हो जाता है। कितना सिंपल है, कितना? 1000 हाइड्रोजन परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर नेबुला में जिस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, लिख लीजिए जिसे नहीं लिख रहा है, जिसे नहीं लिख पाए हैं, 1000 हाइड्रोजन परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर जब नेबुला में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं, तो उस स्थान पर तारे प्रज्वलित हो जाते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तारे का जीवन, जब जन्म हुआ है तो जीवन भी जिएंगे, है ना? हाँ, तो जो तारे का जीवन है वो परस्पर दो विरोधी बलों पर निर्भर करता है। तारे पर दो बल लगते हैं और उन बलों पर तारे का जीवन निर्भर करता है। कौन कौन से? पहला होता है तारे का गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या करता है? ये तारे का गुरुत्वाकर्षण बल तारे के संपूर्ण पदार्थ को केंद्र की ओर लगातार खींचता रहता है। किस तरह? इस तरह खींचता रहता है। दूसरा होता है तारे के केंद्र में चल रहे संलयन द्वारा जनित बल। अभी बताया कि तारे के केंद्र में क्या चलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। उससे क्या होता है? एक बल वहां भी लगता है जो कि तारे के संपूर्ण पदार्थ को तारे के बाहर की ओर फेंकता रहता है। ठीक है, तो दो बल, गुरुत्वाकर्षण और संलयन बल। गुरुत्वाकर्षण संपूर्ण पदार्थ को अंदर खींचता है और संलयन जनित बल संपूर्ण पदार्थ को बाहर की ओर फेंकता है। तो तारे का जीवन उपरोक्त दो परस्पर विरोधी बलों पर निर्भर करता है। उपरोक्त परस्पर विरोधी बल जब तक शक्ति में समान रहते हैं
तब तक तारों का अस्तित्व बना रहता है, और जैसे ही उपरोक्त परस्पर विरोधी बलों में से कोई एक अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो तारे का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ठीक है। कभी कभी जब तारे के गर्भ में चल रहे संलयन द्वारा उत्पन्न बल तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है। याद ध्यान दीजिएगा, संलयन जनित बल जब गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तो ऐसा तारा धमाके के साथ फट जाता है। ठीक है, ऐसा तारा धमाके के साथ फट जाता है, और ऐसे फटते हुए तारे को क्या कहा जाता है? ऐसे फटते हुए तारे को कहा जाता है नोवा स्टार। क्या कहा जाता है? नोवा स्टार। अब मान लीजिए कि जो तारा फट रहा है या फटने वाला है वो हमारे सूर्य से भी अधिक बड़ा है, वो हमारे सूर्य से भी अधिक बड़ा है। तो ऐसे तारे को क्या कहेंगे? ऐसे तारे को कहेंगे सुपरनोवा। क्या कहेंगे? सुपरनोवा। क्लियर यहां तक? अब आगे चलते हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई तारा अपना संपूर्ण जीवन बिता देता है तब अंत में उसके गर्भ में स्थित नाभिकीय ईंधन क्या होगा? समाप्त होने लगेगा। और जब नाभिकीय ईंधन समाप्त होने लगेगा तो उसका जो संलयन जनित बल है, जो फ्यूजन के कारण बल उसमें है, वो क्या है? कमजोर पड़ने लगेगा, और तारे का गुरुत्वाकर्षण बल तारे पर हावी होने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था में तारे की मृत्यु होने लगती है। अब एक और चीज आपको बताते हैं कि अलग अलग तारे अलग अलग तरह से मरते हैं, जैसे मनुष्य के साथ भी होता है। अलग अलग मनुष्य अलग अलग तरह मरते हैं। ऐसे ही तारों का होता है कि अलग अलग तारे अलग अलग प्रकार से मरते हैं। तो एक वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर जी। इन चंद्रशेखर जी ने बताया कि ब्रह्मांड के तारों की मृत्यु अलग अलग तारों की अलग अलग तरह से होती है। इसे समझाने के लिए चंद्रशेखर ने ब्रह्मांड के तारों को 3 समूहों में बांट लिया। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर की सीमा। और इसी चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में चंद्रशेखर जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हेडिंग बनाइए चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। अब ये क्या नाटक नई चीज है? तो सबसे पहले ये समझिए कि चंद्रशेखर जी ने क्या किया। उन्होंने सूर्य के द्रव्यमान को एक सौर्य द्रव्यमान या एक सोलर मास मान लिया। सूर्य का द्रव्यमान माना, सूर्य का द्रव्यमान बराबर एक सोलर मास। ठीक है। अब ब्रह्मांड के सभी तारों को उन्होंने सोलर मास के आधार पर क्या किया? डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उन्होंने समूह में उस श्रेणी के तारों को रखा जिनका जो सोलर मास था या सौर्य द्रव्यमान था वो 1.2 सोलर मास से कम था। जिनका सोलर मास बिलो 1.2 सोलर मास था, ऐसे तारों को उन्होंने कहा माइक्रो स्टार, सूक्ष्म तारे। क्या कहा? माइक्रो स्टार। तो जो महत्वपूर्ण चीज है वो एक और आपको याद रखनी है कि इस ग्रुप के या इस श्रेणी के जो तारे होते हैं वो तारे मृत्यु के पश्चात लाल दैत्य या श्वेत वामन के रूप में बदल जाते हैं। आपको इतना ही काम का है। ठीक है, किसमें बदलते हैं? लाल दैत्य, रेड जाइंट या श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है,
यहां तक समस्या है? नहीं, पढ़ना पड़ेगा, देखिए, है ना। दूसरे समूह के तारों को क्या कहा इन्होंने? दूसरे समूह के तारे जो थे उसमें वो तारे रखे गए जिनका जो सोलर मास था वो 1.2 सोलर मास से 2 सोलर मास तक था। क्या था? 1.2 सोलर मास से 2 सोलर मास तक। इनको कहा गया मैसो स्टार या मध्यम तारे। इनको कहा गया मैसो स्टार या मध्यम तारे। याद रखिएगा कि इस श्रेणी के तारों की जब मृत्यु होती है तो यह तारे मृत्यु के उपरांत कन्वर्ट होते हैं किसमें? न्यूट्रॉन स्टार में। न्यूट्रॉन स्टार किसमें कन्वर्ट होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। और जो ये न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ये पृथ्वी की ओर रेडियो तरंगें फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? रेडियो तरंगें। और इन्हें रेडियो तरंग फेंकने के कारण पल्सार या पल्सर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्सार। लिख लिया यहां तक प्रभु? समझ लिया? लिख लिया? और किसी देवी देवता को कोई समस्या हो तो बताएं। यहां तक तीसरे समूह के तारे आते हैं। फिर इसमें जो तीसरे श्रेणी में तारों को रखा वो कौन से थे? वो ऐसे तारे थे जिनका सोलर मास अबव 2 सोलर मास, अबव 2 सोलर मास। ऐसे तारों को कहा गया मैक्रो स्टार। मैक्रो स्टार या वृहद तारे या बड़े तारे। अब जब इन तारों की मृत्यु होती है तो ये किसमें चेंज होंगे? ये चेंज होते हैं कृष्ण विवर। अच्छा नाम है ना? हाँ, कृष्ण विवर। ये किसमें चेंज होंगे? कृष्ण विवर। सुना है ये नाम पहले? नहीं सुना ना? हाँ, तो अब जो बता रहे हैं वो सुना होगा। नाम लिखिएगा इसके, कृष्ण विवर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल। इन ब्लैक होल में जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो इतना जबरदस्त होता है, इतना प्रचंड होता है, इतना तीव्र होता है, इतना खतरनाक होता है कि ये अपने अंदर से निकलने वाले प्रकाश को भी बाहर नहीं आने देता। उन प्रकाश की किरणों को भी ये वापस अपने अंदर खींच लेता है। हाँ, जहां ये होते हैं वहां कुछ तरंगें निकलती रहती हैं रेडियो एक्टिव, जिसकी वजह से मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई ब्लैक होल होगा। आगे जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको दे देंगे, लेकिन अभी समझ लो, रटने की चीजें तो बहुत जगह हैं, बहुत सारी है, ठीक है ना? वो हम प्रिंटेड में भी देंगे, वहां भी रखना। तो क्या है ब्लैक होल? इसका रियल में कलर काला नहीं होता, लेकिन इससे निकलने वाला प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो आज के लिए आपके लिए कहानी यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे की चीजें और कवर करेंगे आपके साथ। इन्हें बार बार जाके प्लीज देखिए, पढ़िए, समझिए। वीडियोस फॉर्म में ये गूगल पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वहां से दोबारा देख सकते हैं। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ढूंढ लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा लगेगा। शायद लगता है क्या? नहीं लगता? नहीं, मैं लगा तो हम बार बार बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, तो लगता है वो शायद पैसा लगता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे नंबर भी वहाँ डिस्प्ले होंगे जल्द ही।
इसमें आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए कोई कुछ पूछना चाहे, कोई क्वेरी हो तो फोन कर सकता है, मैनेजमेंट से बात कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।